आज ईद का तीसरा रोज़ है, लेकिन सियासी महाज पर छुट्टियों का माहौल खत्म हो चुका है। आज की बड़ी खबरों में डीआईजी कोयटा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इजाज अहमद गुराया की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें किसी भी हुकूमती अहदेदार ने पहली मरतबा बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के पस मंज़र से आगाह किया, जिसकी वजह से पुलिस ने 22 मार्च को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की और तकरीबन 60-61 अफराद को गिरफ्तार किया। लेकिन हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि ये तफसीलात हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से पहले क्यों ना बताई गई, उन्हें मंजर आम पर लाने में 11-12 दिन क्यों ज़ाये किए गए। इस दौरान रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा प्रोपेगेंडा बैरून मुल्क और समाजी मीडिया पर ज़ोर शोर से चलता रहा, जिसका सूबाई या वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई मौसर जवाब देने की कोशिश नहीं की गई। आज के दौर में इब्लाग के महाज पर इतनी सुस्ती, लापरवाही यकीनन एक मुजरिमाना गलती है। डीआईजी इत्तेजाज अहमद गुराया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनाब जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस 5 दहशतगर्दों की लाशों को अस्पताल लाया गया, जिनके हवाले से मुजाहिरीन का इसरार था कि उनके हवाले की जाएं। डीआईजी ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि लाशों को लेने का हक़ वो सिर्फ वरसा का होता है। डीआईजी ने तफसील से आगाह करते हुए कहा कि कुछ मुजाहिरीन ने लाशें लेने अस्पताल पहुँचे, वहाँ उन्होंने तोड़फोड़ की और लाशें उठाने की कोशिश की, यानी कि पुरअमन एहतजाज के नाम पर तशद्दुद किया गया, कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर और पोस्ट ऑफिस को जलाया गया और बैंक का दरवाज़ा तोड़ा गया। 5 फिदाइन जिसको बीएलए ने बाद में खुद भी कबूल किया, जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में। अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया, बाय फोर्स मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई और वो उठाई गई। जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई, धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया। मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के कोयटा में डैमेज हुए, जिनको तोड़ा गया, जिनकी वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। इस वक्त तक टोटल जो एमपीओ में जो बंद हैं लोग 61 हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं। कोयटा में एहतजाज के हवाले से अहम तफसीलात थी जो समाजी मीडिया और भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब था। इन अहम तफसीलात को सामने लाने में ताख़ीर की अलग तहकीकात की मुतकाज़ी हैं। बरक़फ्तार मीडिया के दौर में ऊँट पर खबर रखकर लाने का जो रवैया है वो बहुत ही नुकसानदेह है। वैसे हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दों और पुरान मुजाहिरीन के दरमियान तफरीक भी लाजमी है। जो सिविल सोसाइटी के अरकान पुरअमन एहतजाज और मुजाहरे करते हैं, न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है बल्कि उनके साथ बातचीत और इत्मीनान साजी भी ज़रूरी है। और ऐसे ही कुछ उन मरकज़ी धारे की बलोच कौम परस्त सियासी जमातों के साथ भी होना चाहिए जो फिलवक्त हुकूमती पॉलिसियों से नाला हैं। इसी तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब से होने वाली मुलाकात में ये बयान अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन अल्फाज पर अमल करने की ज़रूरत है, यानी कि वॉक द टॉक। दूसरी आम खबर वो आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। ये मुलाकात बड़े इंतज़ार के बाद हुई, जिसमें ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने हुकूमती अमूर, पार्टी रहनुमाओं के दरमियान जो उनके पाए जाने वाले इख्तलाफात हैं और बदनवानी की शिकायत जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आज़म स्वाति खुसूसी पैगाम लेकर अडियाला जेल गए थे। वैसे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ये बयान भी आज 6 सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले के हल में संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को माशी तौर पर मजबूत करें। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकायाजात वो अदा किए जाएँ और खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक़ दिया जाए। इनका कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। जनाब, आज हम इन दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं आसिफ नवेद साहब, इस्लामाबाद ब्यूरो से उनका ताल्लुक़ है, और उनसे जानते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई उसमें क्या रहा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ज़राए क्या कह रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या तय पाया। देखिए, आज आमिर साहब बहुत अहम मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और सैफुल की, उसमें बैरिस्टर सैफ की। उसमें आज मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया गया है बानी पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर पर, उनकी हुकूमत पर, उनकी जो उनकी डिलीवरी कर रहे हैं वो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जो हुकूमत है KPK में वो सबसे जो बाएतमाद कारकुन है उसके हवाले, और उनको मुकम्मल एतमाद किया है। और उनको कहा है कि आज की जो मीटिंग थी उसमें जो
महवर था वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात थे। 2.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही है अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पर सिर्फ इस हवाले से बातचीत जो उसका महवर था वो यही था कि एस्टेब्लिशमेंट से किस तरह मुज़ाकरात होंगे। तो अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को मुकम्मल टास्क दे दिया है बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का, और उनको कहा है कि वो बातचीत ज़रूर करें, लेकिन जो बातचीत के नताइज होंगे या जो बातचीत के हवाले से जो अंदरूनी कहानी हो वो किसी किस्म को उसको उस वक्त तक डिस्क्लोज ना किया जाए जब तक बानी पीटीआई इस हवाले से उनको कोई हदायत नहीं देते। खुफिया मुलाकातों के हवाले से कहा है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, उसकी मुशावरत बानी पीटीआई से करने के बाद ही उसको ओपन फोरम पर लाया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, जो हमें बताया गया कि वो आज उनकी हुकूमत है उस पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि वो बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही है और रियासत मदीना की तर्ज पर आवाम को डिलीवर करने में मशगूल है, ऐसा कहना था बानी पीटीआई का। और साथ ही साथ उनको ये भी कहना था आज कि जो इंतशारी टोला है, बेशक वो पार्टी के अंदर है या पार्टी से बाहर है, उनके साथ मुकम्मल जो है मुकाबला किया जाएगा। और मुझे ज़रा सा खता कलामी करने दें। वो आपने बहुत सारी 2-3 चीज़ें बता दी, इख्तलाफात के बारे में बता दिया, आपने ये बता दिया कि तुम किया, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा जो है मुज़ाकरात का शुरू होना। अच्छा, इसके हवाले से ज़रा बैरिस्टर सैफ और इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने माजी में भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, तो ये ज़राए क्या कह रहे हैं कि किस तरह से कायल किया इमरान खान, क्योंकि जो हमारे बीच में मैसेजिंग आ रही थी कि इमरान खान जो थे रिलक्टेंट थे शुरू में इस मसले के ऊपर। देखिए, कायल किया गया है बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि देखें, अगर कोई रिलीफ चाहती है तहरीक इंसाफ तो वो उनको आज बताया गया है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी रिलीफ नहीं मिल सकता। तो रिलीफ लेने के लिए या उन्होंने अगर आगे बढ़ना है सियासत में तो उनको अपने अंदर लचक दिखानी होगी। पहले जिस तरह इमरान खान जो बानी पीटीआई इस बात पर बजिद थे कि इस्टेब्लिशमेंट से या पार्टी उनकी बजिद थे कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब उन्होंने बैकफुट पे गई है और दोबारा मुज़ाकरात के खुद ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हर किस्म की बातचीत होगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे और उसमें यकीनन पहला रिलीफ तो मांगा जाएगा कि इमरान जो बानी पीटीआई उनकी रिहाई के हवाले से भी बातचीत होगी, लेकिन ये टास्क दे दिया है कि मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाकर, इससे पहले बाख्तियार नहीं थे अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर साहब या दीगर क़यादत थी, वो मुशावरत करते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। अब उनको कहा है कि जो जिस तरह चाहें वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन इसको नतीजा खेज साहब उस वक्त तक जो भी इसके नताइज होंगे उसको ओपन फोरम पर नहीं लाया जाएगा जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसी हिदायत के साथ जो है इमरान खान साहब का जो रवैया है इस मामले में काफ़ी तब्दील होता रहा। शुरू में वो खुद ही ये कहा करते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होंगे, अगर होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, फिर ये उनका दौर है मुज़ाकरात नहीं करने और दोबारा जो है मुज़ाकरात शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो कोई इन्होंने इस पर तफसील पता चली कि क्या एम्बिट होगा, कितना जल्द ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? देखिए, टाइम फ्रेम तो इस हवाले से नहीं दिया गया क्योंकि बराह रास्त तो उन्होंने नहीं हमें बताया कि हमारा क्या शेड्यूल होगा, किस तरीका, लेकिन ये आगे कुछ ही आज या कल तक इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन जो अभी तक की तफसीलात सामने आई हैं वो यही है कि अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को बाख्तियार बनाकर टास्क दिया गया है। इससे पहले बाख्तियार नहीं थे, पहले मुज़ाकरात करते थे लेकिन वो हदायत के साथ करते थे। इस वक्त उनको बाख्तियार कहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ज़रूर करें। आप उसके साथ साथ उनके साथ एक और भी नई बात जो है उन्होंने की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की उन्होंने कहा है कि हम हमायत नहीं करेंगे, लेकिन जो है उनके साथ मुज़ाकरात की जो है मुकम्मल हमायत की जाएगी। ये भी आज चीज़ सामने आई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की उन्होंने एक बार फिर की है कि हम उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन उनके साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो हम जो है वो उसकी मुकम्मल हमायत करेंगे। उस हवाले से जो हुकूमत KPK वो सहूलतकारी का भी किरदार अदा करेगी। उसके साथ साथ अफगान बाशिंदों की जो वतन वापसी है उसके हवाले से भी बाइज्जत तरीके से वापसी के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को जो है वो आगाह किया और बाबर सवाती जो है उनके जो मामला है उस पर भी कहा है कि वो उनका चूंकि अंदरूनी मामला है उसका फैसला भी करने, बाबर सलीम सवाती का वो भी फैसला करने के लिए अली अमीन गंडापुर को ही टास्क कहा है कि वो खुद से ये फैसला जो भी फैसला करना चाहे वो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है। आज की जिस तरह की बाख्तियार है। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ नवेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आपने हमें बड़ी मेरे ख्याल में जो अपडेट दिया है, जो अहम तरीन बात है वो यही है कि इस मरतबा जो है अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जो है बाख्तियार होकर वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अब वो मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कितना इनको अकोमोडेट करती है, इसमें एक सवालिया निशान है। हम बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मुजीब अहमद साहब, कोयटा के हमारे ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ के।
उनसे बात करते हैं जो आज DIG कोयटा ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था प्रोग्राम के इब्तदाई कलमात के अंदर, कि जिसमें उन्होंने वो तफसील दी है कि जिस तरह से जो एक पुरअमन मुजाहरे की बात हो रही थी, किस तरह से उसके अंदर हमने देखा कि एक लाकानूनियत पैदा की गई बाज़ अनासर की जानिब से, उस पर हम बात करते हैं। शुक्रिया मुजीब साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मुझे तफसीलात बहुत अहम है और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए पहली मरतबा मंजर आम पर आई हैं, लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इस इतने अहम तफसीलात बयान करने में 11-12 दिन की जो है ताख़ीर हुई तो क्यों हुई? इसका कुछ अंदाज़ा है आपको कि उस पूरी दौरान एक तरफा प्रोपेगेंडा चलता रहा? जी आमिर साहब, बिल्कुल हम भी ये महसूस कर रहे थे कि हमने बात तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान से भी की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी की कि इतनी अहम मालूमात देने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। तो उनका जवाब थोड़ा सा मुबहम था, लेकिन फिर भी हमें समझ आ गई कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है ना, टिपिकल मंजूरी और उसकी अप्रूवल, उसमें इसमें टाइम लगा। नहीं तो तफसीलात इनके पास पहले से मौजूद थी, एक एक चीज वो बयान कर सकते थे। लेकिन बहुत से चैनल हैं जिनसे अप्रूवल होने के बाद आज ये किया गया। आज बहुत सारी चीजें खुलकर बताई गई और वो वाजे भी किया गया जो हमें नजर आ रहा था पहले, वो आज DIG कोयटा और तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने बता दिया कि किस तरह ये दहशतगर्द मारे गए थे। जाफर एक्सप्रेस वाले, इनकी लाशें लाई गई थी कोयटा। किस तरह BYC के लोगों ने मुश्तैल होकर हॉस्पिटल पे हमला किया, कैसे वो लाशें उठा के ले गए, किस तरह इनमें से 3 लाशों को बाकायदा दफना भी दिया गया मसरूम में। तो दहशतगर्द जो थे वो BLA के थे, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द थे। BLA ने उनकी तस्वीरें खुद जारी की थी और उनको बारे में बताया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया। बाद में वो ऑपरेशन अच्छा, मुझे ये बताइए तो सारी तफसील आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपने फरमाया कि जी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से, जिसकी वजह से इतनी अहम जो है मालूमात सामने आने में 11-12 दिन लगे। अब आपको पता है कि सबसे बड़ी मुल्क की क्या दुनिया की इस खबर पे नजरें थी, पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पे। देखिए ना, ट्रेन का हाईजैकिंग कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। उसके बाद जो कुछ हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो वज़ीर आला की जो टीम है उसकी बड़ी एक कमज़ोरी नहीं है कि वो इतने अहम चीज़ के ऊपर वो ब्यूरोक्रेटिक सो कॉल्ड हर्डल्स को दूर नहीं कर सके। यानी कि बयानिए की लड़ाई में सूबाई हुकूमत जो है बहुत ही पीछे नज़र आई। लगता है कि उनकी टीम बड़ी कमज़ोर है, वो सही तरह से वज़ीर आला को गाइड नहीं कर पा रहे। देखिए, इसमें जो हुकूमत की कोताही है वो तो नजर आ रही है, लेकिन इसमें और मामला भी थे जिसकी वजह से ताख़ीर हुई। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट भी शामिल हुई। इसमें जो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो लोग ऑपरेशन कर रहे थे, उनकी इनपुट भी ली गई। पूरा सारा चीजें इकट्ठी की गई और इसमें इसको इकट्ठा करने में ताख़ीर हुई। बयानिया की जंग में अगर आप ये कहें कि पीछे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। बयानिया की जंग में हुकूमत बलूचिस्तान काफी पीछे नजर आ रही है और वो उस तरह हैंडल नहीं कर पा रही जिस तरह उसको करना चाहिए। जिस तरह सोशल मीडिया दहशतगर्दों को लेके चल रहा है, उसका जो डिफेंसिव पार्ट है गवर्नमेंट का, वो उसको प्ले नहीं कर पा रही और इसकी ताख़ीर में जाहिर है उसकी टीम में कोताहियां हैं, कमी हैं। ये आपने अहम बात की कि वो कमज़ोरी नज़र आ रही है वज़ीर आला की जो टीम है उनकी इन्फॉर्मेशन की। और एक और बात नज़र आ रही है कि जब मतलब है कि उनके पास बोलने वाले कहते हैं टॉकिंग हेड्स भी नहीं है। जब अगर आप कहें कि जी उनके पास 4-6 लोग हों जो बात कर रहे हों, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर रहे हों, वो जो एक कहते हैं ना जो उनका तरफ से प्रोपेगेंडा आ रहा है उसको काउंटर कर रहे हों, तो वो वहाँ पर भी इनका बहुत ही कमज़ोरी नज़र आ रही है। जी, बलूचिस्तान हुकूमत के 2 ही फेस इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। हाँ। एक वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती खुद हैं, दूसरे तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद है, जबकि उनकी कैबिनेट के लोग उस तरह इफेक्टिव नहीं हो रहे जिस तरह होना चाहिए। हमने माजी में भी देखा है, जब हमारे मौजूदा वजीर आला वजीर दाखिला हुआ करते थे तो अकेले वजीर दाखिला होकर वो बोल रहे होते थे, फिर वो सेनेट में गए तब वो बलूचिस्तान के इश्यूज पर बोल रहे होते थे। अब वजीर आला मिलते नहीं है ना, खुद बोल रहे हैं। उनके पास टीम में ऐसे लोग नहीं है जो मौसर तौर पे उनकी आवाज को लेके चलें। एक शाहिद रिंद और एक वो खुद। इसके अलावा अगर कभी थोड़ी बहुत आवाज नजर आती है तो फराजीन शाह की नजर आ जाती है। अच्छा, दिलचस्प बात है कि वजीर आला की आवाज भी बड़ा कमजोर हो गई है, नजर नहीं आ रही है। तो वो जाहिर है कि वो आपको खिलाफ बहुत बड़ा नजर आ रहा है कि कोई भारी भरकम शख्सियत नहीं है कि जो बलूचिस्तान के इशूज़ पे बात कर सके। अच्छा, मैं जाते जाते ये बताइए कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया 60-61 अफराद जो हैं, जैसे DIG ने बताया उनके उसमें हैं, उन पे केसेस की क्या नौयत है और क्या उनके भी छूटने के आसार है? जैसे हमने देखा कराची के अंदर जो है छोड़ दिया गया MPO के, हालांकि केस था लेकिन फिर भी छोड़ दिया गया उनके बाद जो सरकर्दा जो रहनुमा थे। जी, 3 MPO के तहत जो लोग बंद हैं वो 1 महीने की कस्टडी में हैं। इसके अलावा भी केसेस हैं, उसमें बलवे के हैं, उसमें पुरतश
तशद्दुद कार्रवाइयों पे उकसाने के केसेस हैं, इसके अलावा रियासत से बगावत के केसेस हैं, वो जब ये लोग प्रीएमपीओ का टाइम गुजरने के बाद निकलेंगे तब वो केसेस भी सामने आ जाएंगे। अभी तक वो ओपन नहीं किए गए, लेकिन केसेस दर्ज हुए हैं और उसी में फिर दोबारा अरेस्ट भी होंगे। कुछ लोग इसमें बिल्कुल टूट जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात भी होंगी जो शायद ना टूट पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। नाज़रीन, आपने मुजीब साहब की गुफ्तगू ब्यूरो चीफ कोयटा। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बात कुछ करते हैं कराची के दुखों की। यहाँ पर हुकूमत सिंध ने एक अजीब व गरीब फैसला किया है। वो फैसला ये कि जनाब जो रिहायशी इलाके थे वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त दे दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऐसे क्यों किया, लोग इस पर अब तक सर खुजा रहे हैं। बात होती है वक्फे के बाद। ईद से पहले हुकूमत सिंध ने कराची के हवाले से एक अजीब व गरीब फैसला किया है जो माहिरीन के मुताबिक कराची के शहरियों की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन कर देगा। इस मुतनाज़ा फैसले के तहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिहायशी प्लाटों को कारोबारी और तफरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। चाइना कटिंग पार्ट 2 का सिलसिला शुरू हो गया। ये फैसला जो है SBCA ने जो है कवानीन में रद्दबदल करते हुए किया, जिससे रिहायशी इलाकों में काम करने वाले हज़ारों बल्कि लाखों गैर कानूनी तजारती जो इदारे हैं उनको कानूनी हैसियत मिल जाएगी। दुनिया भर में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होती। इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि जिस सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ बेंचेज़ हैं उन्होंने शहरियों की शिकायत पर जो है रिहायशी इलाकों में स्कूल, रेस्टोरेंट्स और दीगर जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उसके खिलाफ शिकायत सुनी और उसके खिलाफ अहकाम जारी किए। अदालत ने गैर कानूनी इजाज़त देने पर SBCA और KDA के अफसरान के खिलाफ वारंट्स और तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए माजी में, मगर फिर एक एक करके सब जो नोटिस थे वो वापस ले लिए गए। अब इस फैसले के बाद जो है जो ताज़ा तरीन फैसला है, शहर का हुलिया बिगाड़ने वाले जो बिल्डर माफिया है उसको कहने वाले कहते कि जी खुली छूट मिल चुकी है, जिसके नतीजे में पहले से जो तबाहाल शहर का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजीद तबाही का शिकार होगा। कराची में रहने वाले अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि जी रिहायशी प्लाटों पर चलने वाले ज़्यादातर कारोबारी इदारों का ताल्लुक जो है वो बासर अफराद से जिनके गैर कानूनी कारोबार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। यानी कि पैगाम ये मिला है कि आप पहले कानून तोड़ें और उसके बाद वो कानून तब्दील करवा दें और कानून शिकनी और जुर्म को जुर्म ना रहने दें। ये कमाल फ़न है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मोहतरम मुनीम ज़फ़र खान साहब। मुनीम साहब, ये बताइएगा कि जो अभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फैसला किया है कि जिसके तहत जो है वो रिहायशी इलाके बासानी कमर्शियल हो सकते हैं, उसके क्या असरात होंगे, क्या मुहरिकात हैं इस फैसले के? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो फैसला किया है ये कराची के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त तबाही है, हर जानिब सड़कें खुली हुई हैं और ये तो फैसला अभी कर रहे हैं, लेकिन फैसले से पहले ही सूरत ये है कि 80-80 गज के और 60-60 गज के घरों पर 6-6 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। इसके नतीजे में तो ये शहर मजीद तबाही की जानिब जाएगा और ये जो चेंजिंग की गई है ये जारी बात है पैसा कमाने का एक धंधा है जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है और इसी के पेश नज़र इन्होंने ये चेंजिंग करी है। SBCA के बायलॉज में तब्दीली की है और तब्दीली करके इन्होंने जो है वो इतनी जहमत भी नहीं की कि ये बायलॉज अगर तब्दील कर रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा ये रास्ता इख्तियार करते, कानून साजी करते, कोई रास्ता इख्तियार करते। बायलॉज को तब्दील करना क्या इतना ही आसान है? उसको सिंध असेंबली में लाने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी तो अब जिस सतह पर पहुंच गई ये बातचीत पर भी यकीन नहीं रखते। आपने देखा ना पिछले दिनों जो यूनिवर्सिटीज के हवाले से जो कवानीन पास हुए हैं उन कवानीन के पास होने में भी इन्होंने किसी से बातचीत करना भी गवारा नहीं समझी और कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो वाइस चांसलर बन सकता है और असातिज़ा कराम एहतियात करते रहे, बातचीत के लिए वो खड़े रहे, लेकिन इन्होंने असेंबली से बाहर निकलकर बातचीत करना भी गवारा नहीं की। तो ये तो सूरत हाल है CM मुराद अली शाह साहब और सूबाई असेंबली हुकूमत सिंध की कि वो अब बातचीत डायलॉग पर भी यकीन नहीं रखते। ये इनकी जमहूरियत है, ये इनकी जमहूरियत है, जमहूरी इनके रवैये हैं कि जो बातचीत भी नहीं करते। मतलब ये बताइएगा जो चीज़ समझ से बालतर है, ज़ाहिर उनके वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब कराची से ताल्लुक़ है, मेयर का ताल्लुक़ कराची से है, मुराद अली शाह साहब का मैं कहता हूँ कराची से ताल्लुक़ है। उसी तरह आप देखें मतलब बिलावल भुट्टो भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो कराची के लिए जो मैं माहिरीन से बात कर रहा हूँ कह रहे जी ज़िंदगी शहरियों की मज़ीद अजीरन हो जाएगी, तो उनको समझ में नहीं आ रही थी सामने की बात। असल में बात ये है कि ये जो हजरात है ना इनका माइंड सेट ये लेबल मुर्तज़ावाब का माशाल्लाह इनको सामने फेस पे रख दिया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ये सारा माइंडसेट जो प्रिवेल करता है पीपल्स पार्टी का वो वडेराना है, वो जागीरदाराना माइंडसेट है, उसमें नो कहीं नहीं है। उसमें बस आप कर दें और करने के बाद आप सबको समझें कि ये आपके हारी हैं,
ये बिल्कुल ऐसे हैं कि दूसरे दर्जे के शहरी हैं, ये कोई बात नहीं कर सकते। तो इस वक्त तो सूरत यही लग रही है कि पीपल्स पार्टी उस जागीरदाराना और वडेराना माइंडसेट के तहत कराची को सोने की चिड़िया इन्होंने समझ रखा है, और इस पूरे अमल के जरिए जो ये काम कर रहे हैं, इसके नतीजे के अंदर तबाह शहर मजीद तबाही की जानिब आगे बढ़ेगा। ये आपके ख्याल में क्या मोहरकात थे कि वो इस किस्म का फैसला करने पे मजबूर हुए? क्या ऐसे मतलब है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको फ्लाउट किया हुआ था, मतलब है लोगों ने बनाए हुए थे बगैर परमिशन के कमर्शियल मतलब प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, किसी ने दुकान खोली हुई है? देखिए ये तो अब जिस तरह की महंगाई की सूरत हाल है, जिस तरह की सूरत हाल है, जब आप ये तो है कि शहर भर में हम देखते हैं बाज़ जगह पर स्कूल तो बने हुए हैं, बड़ी तादाद में स्कूल बने हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल तो सारे हैं ही, बेंगलोर में बने हुए हैं, इन्हीं जगहों पर बने हुए हैं प्राइवेट स्कूल। जब सरकार लोग तालीम नहीं देगी तो लोग इसी तरह बेंगलोर में खोल लेंगे, स्कूल खोल लेंगे। लेकिन बात यह है कि इससे हटकर भी अगर देखा जाए तो शहर के अंदर, शहर के बड़े इलाके ऐसे हैं कि जहाँ अभी भी इन कानून और कायदों ज़ाब्तों की पाबंदी थी, जिसके नतीजे के अंदर कम अज कम उन इलाकों के अंदर कम अज कम ये अपॉर्चुनिटी, ये आसानी मौजूद थी कि लोग मूव कर सकते थे। वरना आप देखें नाजाबाद की सूरत हाल देखें, हर जगह इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दी है। नाजाबाद देखें बिल्कुल, यानी नाजाबाद के अंदर तो इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है कि पोर्शन माफिया है पूरी, जिसके नतीजे के अंदर पोर्शन बना बना के बेच रहे हैं। अब देखें निजाम वही है, पुराना आपका सीवरेज का निजाम है, वही पानी का निजाम है, आपने बना दिया डबल डबल ट्रिपल आपने घर बना दिए, पोर्शन बना के बेच दिए, जिसके नतीजे में सारा निजाम तबाह है। क्या सीवरेज का निजाम, क्या पानी का निजाम, गाड़ियां खड़ी करने तक की जगह नहीं है, लोगों को चलने फिरने की जगह नहीं है आबादियों के अंदर, इसके नतीजे में तो तबाही है। और देखें पीपल्स पार्टी के पेश नजर सिर्फ एक चीज है, शुरू दिन से पीपल्स पार्टी पैसा बटोरना चाहती है, उसके हर अमल से साबित होता है। आप देख लें कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर पीपल्स पार्टी ने कोई डेडलाइन दी हो, कोई चीज की हो, कोई पॉजिटिव चीज शहर को मिली हो। शहर को तबाही और बर्बादी के अलावा इन्होंने 17 साल के अंदर कुछ नहीं दिया है। ये तो साबित होती है चीज। आप रेड लाइन की बात उठा लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप इसी तरह BRT देख लीजिए, जो अजाब बन गई है शहरियों के लिए, लेकिन ये देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। ये सारा कुछ माल हड़प करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारा माल बनाया जाए, हड़प किया जाए, अपने बैंक बैलेंसेस के अंदर इजाफा किया जाए। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से बात करते तो कहते जी मतलब है कि आम आदमी का मसला है, मिडिल क्लास के लोगों ने जो है कमर्शियल वो मतलब है तब्दील कर दिया, उन्होंने रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल चीज़ें बना दी हैं। वो कहते हैं जी बड़ा ही तो शहरियों को इससे फ़ायदा होगा और वो रोजगार मिलेगा, बड़ा प्रो पीपल फैसला है। जी देखें, इसका फ़ायदा तो उन हजरात को होगा कि जो ऑलरेडी एक पूरी माफिया है, जो माफिया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोर्शन माफिया के नाम से मशहूर है, जो पोर्शन बना बना के सेल कर रहे हैं, जिनके रास्ते में अगर अहले इलाका खड़े भी होते, मैं PCHS की मिसाल देता हूँ, PCHS इतनी बेहतरीन लोकेलिटी, इसके अंदर अब आप पोर्शन बना बना के बेच रहे हैं। आप 4-4 मंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं, आप 6-6 मंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं। क्या PCHS, क्या नाज़ाबाद, क्या लियाकताबाद, आप लियाकताबाद में जाके देख लीजिए, 60 गज पे 6-6 मंजिला इमारतें खड़ी करती हैं। ये तो हर लिहाज से रिस्की है कि आप शहर को कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, और इसके नतीजे में एनवायरमेंटल जो चेंजेस आएगी उसका भी इनको इदराक नहीं है। तो जिस तरह ये कुछ कर रहे हैं शहर के साथ, लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमारा वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसके जरिए इन सारी चीजों का सद्देबाब किया जा सके। हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसको। अच्छा, मुझे एक और साहब यही कहते हैं कि आप जब कोर्ट में जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ चीज़ें ये फेक मतलब ख़त्म किया जा सकता है इस तरह की जो चेंजेस हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद ये सिंध असेंबली से मंजूर करवा लेते तो क्या इम्कान है कि ये चीज़ लीगलाइज हो जाएगी? कहेंगे कि इनको तो जो कुछ करना है ये करें, लेकिन कम अज कम पीपल्स पार्टी को ये बात समझना चाहिए, जो बात करते हैं जमहूरियत की बात करते थकते नहीं है। जिनकी पार्टी में जमहूरियत नहीं है लेकिन ये जमहूरियत की बात करते हैं, तो भाई कम अज कम कोई डायलॉग होता है, आप बात तो करें। आप असेंबली में लेकर आए, आप असेंबली में लेकर भी नहीं आते, आप जो है वो इसको इन्फोर्स कर देते हैं, लोगों के ऊपर जो है वो थोप देते हैं, और नतीजा क्या होता है? नतीजा शहर की तबाही, शहर की बर्बादी। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल जो मतलब पैगाम मिला है इस वक्त दुनिया को कि पहले आप कानून तो उसके बाद मतलब है बजाय इसके कि आपको जुर्म की सजा मिले या उसको चीज़ को दुरुस्त किया जाए, वो आप कानूनी तब्दील करवा देते हैं। तो ये हमने देखा नए ऑर्डिनेंस से लेकर यहाँ पर भी वो एक सिलसिला है जो दराज होता जा रहा है। जी ऐसी है इस वक्त शहर के साथ यही कुछ हो रहा है। आप कानून तोड़ने के बाद फिर आप जो है खुद इसको कानूनी शक्ल देने के लिए फिर वो कानून तब्दील हो जाए।
अच्छा, ये बताइए, इस मामले पे आप क्या MQM के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात करेंगे कि कोई मुश्तरका एक महाज बनाया जा सके, या आप खुद तना चैलेंज करेंगे कोर्ट में जाकर? तो ऑलरेडी इस पे शहर के मसाइल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने शहर के जितने मसाइल हैं, चाहे पानी, बिजली, गैस, इसी तरह SBC की गैर कानूनी जिस तरह इन्होंने अप्रूवल दी है, अमेंडमेंट की है, तो इसके हवाले के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तवाना आवाज है। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी बहुत पॉजिटिवली इन सारे इशूज को लेकर चल रही है, और अगर कोई पार्टी समझती है इन सारी चीजों के हवाले से बात करना चाहती है तो रास्ते खुले हैं, रास्ते खुले। और क्या पीपल्स पार्टी से भी आप लोग बात करेंगे, मतलब उनको भी कुछ समझाने की कोशिश? क्या बात की जाए, पीपल्स पार्टी तो 17 साल से सूबे पर बरसरदार है। पीपल्स पार्टी तो वफाक का हिस्सा है, और MKM खुद इसकी पार्टनर है वफाक के अंदर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM ये सारे तो शराकतदार हैं, ये मिल बांट के खा रहे हैं। लिहाजा इन लोगों से क्या बात की जाएगी? इनके खिलाफ तो हम जो मज़ाहमत कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इसको तेज करने की जरूरत है अवाम उन्नास को साथ मिलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया मुनिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपके लोगों की जो शिकायतें कराची के हवाले से वो सिंध हुकूमत से, शहरी हुकूमत से बढ़ती जा रही हैं। यकीनन हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में किसी और, मतलब जल्दी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कोई सीनियर रहनुमा और वो हमें समझा सके कि आखिर मतलब है, वो कहते हैं ना कि मेथड टू मैडनेस है क्या वजह है कि मतलब जो सामने के माहिरीन होते हैं, उनके हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, सबको एक शिकायत है कि लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा, और कराची के हवाले से वो फैसले हो रहे हैं कि जो कि कराची के अवाम को तंग कर रहे हैं, उनको उनकी तकालीफ में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद कोई स्क्वॉश का बैन अल-अक़वामी है मुकाबला हो रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, सियासत की तरह खेल में भी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अकरबा परवरी और मेरिट के कत्ल ने नौजवानों को बहुत से खेलों से ही मुतनफ़िर कर दिया है। पाकिस्तानी स्क्वॉश का कभी दुनिया में डंका बजता था। जहांगीर खान और जान शेर खान ने पाकिस्तान को स्क्वॉश में हर बड़ा एजाज़ दिलवाया, लेकिन अफसोस कि इनके बाद कोई बड़ा खिलाड़ी सामने ना आ सका और पाकिस्तानी स्क्वॉश में भी जो है पीछे रह गया। मगर ऐसा नहीं कि जी मुल्क में टैलेंट ख़त्म हो गया, मसला टैलेंट को निखारने, संवारने और उनकी हौसला अफजाई करने का है। स्क्वॉश की तबाही के जिम्मेदार वो नाअहल करता धरता हैं जो नए चैंपियंस की तरबियत के लिए सहूलियात जो हैं मुयस्सर नहीं कर पाते। जहांगीर खान जो है बरमला ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन में सियासी झगड़े इस खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब एक ताज़ा हवा का झोंका जो है वो अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की सूरत में हमारे सामने आया है। एक अरसे के बाद पाकिस्तान जो है बड़े आलमी स्क्वॉश इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें 32 ममालिक के खिलाड़ी कराची आएंगे, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ये चैंपियनशिप सिंध स्क्वॉश फेडरेशन के तहत 100% निजी शोबे के ताउन से हो रही है। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाली चैंपियनशिप 6 अप्रैल को जो है वो कराची में शुरू होगी और 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। दुनिया भर से टॉप खिलाड़ी जो है हर कैटेगरी में इसमें मुकाबला करेंगे और फातिहीन को जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में बराह रास्त दाखिला मिलेगा। ये चैंपियनशिप जो है क्रीक क्लब में हो रही है, क्योंकि नेशनल कोचिंग सेंटर के स्क्वॉश कोर्ट जो है इतने ख़राब हालत में कि वो जो है मकामी जो टूर्नामेंट है उसके भी काबिल नहीं बचे। कश्मीर रोड कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 3 कोर्ट्स हैं और जहांगीर खान स्क्वॉश क्लब में सिर्फ 7 गाड़ियों की पार्किंग की जगह। अच्छा, ये जो ताज़ा तरीन आलमी चैंपियनशिप है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के बजाय जो है वो सिंध स्क्वॉश फेडरेशन के तहत हो रही है, जिससे जो है PSF की कारकर्दगी का आप जो है बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। इस आम टूर्नामेंट के मुंतज़मीन में अदनान असद साहब जो है सर फहरिस्त हैं, जो आज हमारे मेहमान हैं। असद साहब जो है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के नायब सदर हैं और सिंध स्क्वॉश फेडरेशन के सदर। बहुत शुक्रिया असद साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो बड़ी कामयाबी है कि अंडर-23 जो है चैंपियनशिप का इनेकाद हो रहा है पाकिस्तान में, कराची में। क्या चैलेंजेस दरपेश हुए आपको इस इवेंट को यहाँ लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे स्क्रीन पे बुलाया। चैलेंजेस तो खैर बहुत थे जी। जब आप एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेके आते हैं तो चैलेंजेस तो बेतहाशा होते हैं, जिसमें उनके ऑर्गेनाइजेशन करना, स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन, उनके रहने सहने का इंतज़ाम, उनके ट्रैवल अरेंजमेंट्स, फिर वर्ल्ड के रेफरीज को लेके आना, फिर मेन चीज़ होती है कि हाउ टू सेंड द मनी आउट, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है पाकिस्तान से इनको पे करना। तो ये सारे चैलेंजेस थे। ये पिछले जुलाई से ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अब आई थिंक वी हैव गॉट टू द पॉइंट कि जब हम बिल्कुल रेडी हैं और इंशाल्लाह अगले 2 दिन के बाद आप देखेंगे ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बन गई हैं। डिफेंस क्रीक क्लब में एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर राना शहजाद ने मुझसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दूंगा और वाकई में दे दी हैं। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने फर्स्ट डे मिलते साथ ही कहा कि कराची को शोकेस करें
और ये टूर्नामेंट कराची में लेके आए और उन्होंने $100,000 कंट्रीब्यूट किए टुवर्ड्स दिस टूर्नामेंट। और फिर 5 करोड़, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान फेडरेशन में हमारे एयर वाइस मार्शल हैं काजिम हमाद, इन सब की बहुत सपोर्ट थी मुझे। लेकिन ये टोटली प्राइवेट सेक्टर जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे वो क्या रहे? ज़ाहिर है कि आपने क्रीक क्लब में लेकर आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो कराची की पुराने जो कोर्ट्स हुआ करते थे वो बड़ा सुना खस्ता हाल है आजकल। देखिए, एक वेन्यू जो बहुत अच्छा वेन्यू है कराची में, वो जहांगीर खान का कॉम्प्लेक्स जो है इधर फ्लीट क्लब का जो नेवी के पास है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पार्किंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है और होटल्स कोई करीब नहीं है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स इतने अच्छे नहीं है क्योंकि प्लेयर्स को डिफरेंट टाइम पे खेलना होता है। क्रीक क्लब आइडियल लोकेशन है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के हिसाब से कि होटल भी नेक्स्ट डोर है, 1000 गज के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस है, हर चीज़ अवेलेबल है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर देयर। और फिर इन कोर्ट्स को स्पेशली अपग्रेड किया गया है, करोड़ों रुपए लगा के इनको वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, मतलब है जो हमारे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इसमें जी इशू ये है कि पहले तो ये वर्ल्ड के 2 का जब ड्रॉ बना था तो हम बैठ के फेडरेशन में डिस्कस कर रहे थे कि शायद हमारा प्लेयर इसमें क्वालिफाई ना कर सके क्योंकि हमारे प्लेयर्स काफ़ी पीछे जा चुके हैं। हम आफ्टर, जैसे आपने सही कहा, जहांगीर और जहांगीर के बाद वी हैव नॉट प्रोड्यूस्ड प्लेयर्स। लेकिन फॉर्चुनेटली लास्ट 4-5 महीने की मेहनत से हमारे नूर जमान और हमजा ने बड़ी इंप्रूवमेंट की है और रैंकिंग में आ गए हैं। तो ये दोनों जिनको वाइल्ड कार्ड में लेके आना था वो अब एक्चुअली उस टूर्नामेंट के अंदर सीडेड प्लेयर्स हैं। अच्छा, तो आप उम्मीद रखते हैं कि इनके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं, इनमें से दोनों में से एक तो निकल आएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी के बाद पाकिस्तान में कोई मेजर जो है स्क्वॉश का टूर्नामेंट हो रहा है तो हमें गुड लक करना चाहिए अपने जो हमारे जो नौजवान खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।